सर मैं यस, बैठिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आप हैं विपिन दुबे? जी सर। विपिन, थोड़ा सा परिचय दीजिए अपना, ताकि हम आपके बारे में जान सकें और फिर आपसे बातचीत कर सकें। सर जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम विपिन दुबे है। मैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जनपद का निवासी हूँ। ठीक है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सर ग्रामीण पृष्ठभूमि में और उसके बाद गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रयागराज से संपन्न हुई है। और मैंने उसके पश्चात सर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड से ग्रेजुएशन में अपनी डिग्री प्राप्त की है सिविल इंजीनियरिंग में। और सर मेरी हॉबीज़ में डायरी लेखन, बैडमिंटन खेलना और रूरल गेम्स में मेरी सर रुचियाँ हैं। जी। और आपका अटेम्प्ट कौन सा है ये? सर ये मेरा दूसरा प्रयास है और प्रथम प्रयास में सर मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। ठीक है। और आपका वैकल्पिक विषय क्या है? सर हिंदी साहित्य। तो सिविल इंजीनियरिंग क्यों नहीं रखा आपने? वो तो विषय है यूपीएससी में शायद। सर हिंदी साहित्य को चयन करने के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण थे सर। प्रथम कारण कि सर मैं हिंदी मुख्य परीक्षा का माध्यम मैंने हिंदी का चुनाव किया था सर, तो हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है मेरे लिए भाषाई तौर पर। और दूसरा कारण सर, चूँकि 12वीं तक मैंने हिंदी पढ़ा हुआ था सर, 10वीं 12वीं तक मेरा हिंदी माध्यम था और हिंदी पढ़ा हुआ था, तो सर मुझे उसके लिए हिंदी का चयन करना जिससे मैं मुख्य परीक्षा में अपने उत्तर को प्रभावी रूप में अभिव्यक्त कर सकूं, इसलिए सर मैंने हिंदी का चुनाव किया। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग तो हिंदी माध्यम में भी लिखते हैं कई लोग। जी सर, लेकिन उसे मैंने चूँकि सर 4 साल इंग्लिश में पढ़ाई की थी उसकी इंग्लिश में, तो उसे सर फिर हिंदी में लिखना मेरे लिए तुलनात्मक रूप से कठिन होता सर। और अब तो यूपीएससी ये सुविधा भी देती है कि अब जीएस हिंदी में लिखिए और ऑप्शन इंग्लिश में लिख सकते हैं। जी सर, सुविधा मिलती है सर, लेकिन मैं मुख्य परीक्षा अगर 4 पेपर थे सर और जो एसटी का पेपर था उसमें सर मैं हिंदी में अगर ऑप्ट करता और उसमें अगर हिंदी साहित्य में जैसे मैंने चुनाव किया तो उसमें मेरी भाषा शैली पे अच्छी पकड़ हो गई, तो मैंने मुख्य परीक्षा में और प्रभावी रूप से मुझे लगा कि मैं अभिव्यक्त कर पाऊंगा अगर मैंने हिंदी साहित्य के जैसे विषय का चुनाव। आपने सिविल इंजीनियरिंग ठीक से पढ़ा था या जी काम चलाया था? नहीं सर, मैंने 4 साल सिविल इंजीनियरिंग ढंग से पढ़ाई की थी सर। सवाल पूछ सकते हैं उस पर? जी सर। गुड। चलिए विपिन, आपके नाम का मतलब क्या है? सर विपिन का अर्थ सर वन से है। वन? जी सर। तो ये बताएं विपिन, बाकी जो भारत में वनों की स्थिति है वो तो बाकी मेंबर साहब से बात करेंगे। मुझे ये बताएं कि हिंदी साहित्य आपने पढ़ा है तो कई कविताएं पढ़ी होंगी, मुझे ऐसी 3 कविताएं बताइए जिनमें वन का जिक्र हो या वन के बारे में हो। जी सर, एक सर कामायनी में एक प्रसंग है सर जिसमें मनु अपने वैयक्तिक भाव की अभिव्यक्ति करते हैं कि वन गुहा कुंज मरु अंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास। बहुत बढ़िया। दूसरा बताइए। सर वन का जिक्र सर छायावाद में और जगह भी आता है, जैसे सब प्रकृति से रिलेटेड है कि वन की मेघमय छाया से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। ऐसे नहीं, थोड़ा और सोचिए। और छायावादी क्यों? कहीं और भी सोच सकते हैं। सर मैं थोड़ा सा समय लूँगा सर। सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। सूरदास से किसी साहित्य में किसी काव्य में ऐसा भाव दिखता हो, अज्ञेय के किसी काव्य में ऐसा भाव दिखता हो? सर सूरदास में मैं याद कर पा रहा हूँ सर कि सूरदास में दिखता है जहाँ पे गोपियाँ इस बात के जिक्र करती हैं कि जब कृष्ण वहाँ पर थे तो जो वहाँ का सर जो स्थिति थी वो उनको काफ़ी प्रिय लगती थी, लेकिन अब चूँकि कृष्ण मथुरा चले गए हैं कुछ आवश्यक कार्य के लिए, तो उसकी वजह से उन्हें थोड़ा वीरान सा वनों से महसूस हो रहा है सर। पंक्ति ध्यान है ऐसी? नहीं तो कोई बात नहीं। पंक्ति सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। अज्ञेय में कुछ ध्यान कर पा रहे हैं? अज्ञेय की सर असाध्य वीणा है एक रचना जिसमें उन्होंने जो असाध्य वीणा की जो रचना की गई है सर वो जो उसी से रचना की गई है, उन्हीं जो जिस पौधे से रचना की गई है सर, और उसमें जो ध्वनि निहित है वो वन के ही आसपास, जैसे कि सर वहाँ पे महुए का गिरना है। क्या प्रेमचंद ने अपने गोदान में वन्य जीवन का जिक्र किया है? जी सर, प्रेमचंद में गोदान में भी जिक्र किया है सर। जब मेहता जी और मिस मालती जब वन में जाते हैं एक बार, और वहाँ पे सर उनके और एक बार सर और भी उन्होंने जिक्र किया है जहाँ पे सभी लोग वन में जाते हैं सर। मिस मालती जी रहती हैं, मेहता जी
और भी लोग रहते हैं सर। सर विपिन, आपने कहा कि आपको ग्रामीण खेलों में दिलचस्पी है। जी सर। कौन कौन से खेल खेलते हैं या देखते हैं? सर प्रेजेंट टाइम में सर खो खो और पिट्टो खेलना और कंचे खेलना सर। और प्रारंभिक समय में सर मैं तीरंदाजी, गांव में तीरंदाजी भी करता था और अच्छा। और भी गेम्स। खो खो खेल की शुरुआत कहाँ हुई? सर खो खो खेल की शुरुआत महाराष्ट्र से मानी जाती है। वहाँ पे क्या संदर्भ है, किस संदर्भ में ये विकसित हुआ? सर इसका जो खो खो शब्द सर संस्कृत के शब्द स्यो स्यो से निकला हुआ है। खो का मतलब सर उठना, उठ करके फिर भागना। तो सर वहाँ से पुणे से शुरुआत हुई थी। सर ऐसा भी माना जाता है कि कृष्ण अपने साथियों के साथ खो खो खेलते थे सर। वहाँ से शुरुआत, मतलब ये मान्यता कहाँ से उपजी है? सर ये एक मिथक है, तो इसका सर एग्जैक्ट मुझे पुणे का आपने जिक्र किया, पुणे से एक और खेल की उत्पत्ति मानी जाती है। सॉरी सर। पुणे से एक और भी खेल की उत्पत्ति मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है, और जो आपको भी पसंद है। कौन सा ऐसा खेल है? बैडमिंटन भी माना जाता है कि पुणे से ही निकला है। सॉरी सर, मुझे उसका अच्छा, ये जानकारी नहीं है। ये बताइए कि खेल अर्थव्यवस्था का बेरोजगारी दूर करने में कितना महत्व हो सकता है? सर खेल एक महत्वपूर्ण स्रोत है रोजगार प्रदान करने का। जैसे सर वर्तमान समय में अगर हम आईपीएल को देखें या प्रीमियर बैडमिंटन लीग को देखें, तो उससे जो इन्वॉल्वमेंट होती है लोगों की खेलों में, वहाँ जैसे ग्राउंड के रूप में जो बनाते हैं या जो वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के रूप में जो काम करते हैं, या सर जब नए मैदान जैसे बनते हैं, जैसे लखनऊ में सर एक स्टेडियम बना, तो वहाँ से सर एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता है। इसके साथ साथ चूँकि सर इंपोर्ट के रूप में अगर हम देखें तो ये सर्विस एक एक्सपोर्ट हम करते हैं यहाँ से, तो उससे भी सर रोजगार को बढ़ावा मिलता है। ऐसा कई लोग कह रहे हैं कि अब एमजी नरेगा में रोजगार देने के लिए प्रोजेक्ट नहीं मिल पा रहे हैं कि किस परियोजना में काम निकाला जाए। क्या आपको लगता है कि सरकार को ग्रामीण स्तर पे खेल संबंधित बुनियादी ढांचा विकसित करने की दिशा में मनरेगा को इस्तेमाल करना चाहिए? जी सर, बिल्कुल इसके लिए किया जा सकता है कि जो खेल का सर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी तुलनात्मक रूप से कम है, जिसके कारण मेडल भी हमारे कम आते हैं। तो यदि मनरेगा के जो श्रमिक हैं उनको प्रशिक्षित किया जाए और इस तरीके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उन्हें लगाया जाए, तो अवश्य सर मुझे लगता है कि सकारात्मक परिवर्तन सर रोजगार के स्तर पर भी और खेल के स्तर पर भी हो सकते हैं। आपने अपने डैफ में एक जगह लिखा है कि आपने CAPF की परीक्षा दी, लेकिन आपका इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। जी सर, मैंने CAPF का एग्ज़ाम दिया था, उसमें रिटन मेरा हो गया था, लेकिन सर जो उसका मेडिकल और फिज़िकल था वो गोरखपुर में था सर, दिसंबर 2021 लास्ट में। और उस समय सर कोविड का तेज़ी से प्रसार हो रहा था और 6 तारीख से सर मेरा UPSC का मेंस था, इसलिए सर मैं वहाँ जा नहीं पाया। आपने तय किया कि आप नहीं जाएंगे। क्या आप डर गए बीमारी से? क्योंकि अगर इंटरव्यू का आयोजन हो रहा था, इसका मतलब सरकार ने सुरक्षा संबंधित उपाय किए थे। जी सर, मुझे सर अगर मैं दिल्ली से, उस समय दिल्ली में था सर, दिल्ली से और गोरखपुर ट्रैवल करता, तो इस बात की सर मुझे संभावना थी कि कोविड हो जाता मुझे, और यदि कोविड हो जाता तो सर मैं मुख्य परीक्षा में थोड़ा बीमार होता, तो उसे उतना प्रभावी रूप से सर मैं अपने आप को फिर अव्यक्त नहीं कर पाता या कमजोरी महसूस होती सर, इसलिए मैंने न जाने का निर्णय लिया। जब आप प्रशासक बनेंगे तो ऐसे कई परिस्थितियाँ आएंगी जबकि आपको प्रतिकूल परिवेश में कार्य करना होगा, सरकार का दिशा निर्देश आएगा, तब क्या करेंगे? सर उस समय अवश्य मैं अपने जो निर्देश होंगे और जो मेरा कर्तव्य होगा उसका मैं निर्वहन करूंगा। चूँकि सर यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन था, दोनों के ऑप्शंस थे, इसलिए मैंने सर UPSC, चूँकि मेरा एक ड्रीम था सर, तो इसलिए मैंने इसका चुनाव किया कि मुझे अभी वहाँ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो सर मैं इसमें हो सकता है कि फिर 1 साल पीछे हो जाऊँ अपने जो ड्रीम को प्राप्त करने से, इसलिए सर मैं नहीं गया। लेकिन अगर मेरा एडमिनिस्ट्रेशन में रहता हूँ सर, तो मेरी यह जिम्मेदारी रहेगी कि दूसरों को सुरक्षित महसूस करवाना, दूसरों उनके लिए कार्य करना, तो मैं अवश्य सर उसका पूरी जिम्मेदारी के साथ। ठीक है, ये बताएं, यूपी का जो बजट इस साल पेश हुआ है उसमें सरकार के कुल परिव्यय क्या निर्णय लिया गया है? कितना होगा टोटल एक्सपेंडिचर? सर 5.5 लाख करोड़ रुपए इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है कि व्यय करेंगे सर। अच्छा, मुख्यतः किन किन मदों पर यह व्यय होगा? सर अवसंरचनात्मक क्षेत्र में हमारा एक व्यय होगा। कितना लगभग? माफ़ी चाहूँगा सर, मुझे एग्जैक्ट उसका डेटा का आइडिया नहीं है। अच्छा ठीक है, एक अवसंरचना पे होगा। और कौन कौन से मद हैं? सर कृषि पे व्यय होगा, और थर्ड सर हेल्थ पे उन्होंने फोकस किया है कि हेल्थ पर व्यय किया जाएगा।
लेकिन कितना करेंगे ये आपको याद नहीं है? ये सर मुझे माफ़ी चाहूँगा, मुझे इसका एग्जैक्ट डेटा मालूम नहीं है। ठीक है विपिन, धन्यवाद। विपिन, जी मैम। आपने बताया था कि आपके नाम का अर्थ वन होता है। जी मैम। तो आप फॉरेस्ट सर्वे जो लेटेस्ट हुआ है इंडिया का, उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी दे सकते हैं? मैम लेटेस्ट मुझे अभी जानकारी नहीं है, मैंने 19 का जो फॉरेस्ट का जो डेटा था वो मुझे मालूम है। आपने एक बार भी नहीं देखा फॉरेस्ट सर्वे जो लेटेस्ट आया? माफ़ी चाहूँगा मैम, इस बार वाला मैं अभी देख नहीं पाया, मैं जा करके इसके बारे में पढ़ूंगा। कौन कंडक्ट करता है फॉरेस्ट सर्वे भारत में? मैम देहरादून में एक एजेंसी है भारत की, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, उसके द्वारा पब्लिश किया जाता ये है। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है? मैम पर्यावरण वन मंत्रालय के अधीन। और कितने अंतराल के बाद होता है? मैम 2 वर्षों के अंतराल में होता है। ठीक है। ग्रीन वॉश टर्म यूज़ होती है फॉरेस्ट सर्वे में, आपने 2019 का पढ़ा होगा तब भी मिली होगी। ग्रीन वॉश क्या होता है? माफ़ी चाहूँगा मैम, नहीं आई idea क्या? नहीं। अच्छा, अंदाज से आप बता सकते हैं कि कौन से एरिया में भारत के फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है? मैम साउथ का जो एरिया है हमारा, जैसे कर्नाटका, उसमें फॉरेस्ट का एरिया ज़्यादा है। केरला। 2019 के सर्वे में ये वाले राज्य थे? मैम मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहूँगा। मैम मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश है सर, छत्तीसगढ़, ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है। एक भारत की ऑर्गेनाइजेशन है एंट्रिक्स लिमिटेड, आपने नाम सुना है? रक्षा क्षेत्र से संबंधित। रक्षा नहीं, अंतरिक्ष से। हाँ हाँ मैम सुना है, माफ़ी चाहूँगा। क्या काम करती है, इसके पास क्या काम है? मैम एंट्रिक्स लिमिटेड जो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, उसका जो प्राइवेट एक ऑर्गेनाइजेशन है एंट्रिक्स लिमिटेड। प्राइवेट है ये सरकारी है मैम। इसके साथ जो बना है, जैसे अभी इन स्पेस करके हमारा जो बना हुआ है वो प्राइवेट है, ये सरकारी। इसका काम क्या है एंट्रिक्स इंडिया का? मैम मैं एग्जैक्ट नहीं जानता हूँ, मैं अंदाज बता दीजिए। मैम जो अंतरिक्ष में जो यान भेजे जाते हैं उनके संबंध में मैम इसरो की सहायता करता है। ये इसरो का कमर्शियल आर्म है। जी ठीक है। मतलब जो भी कोई और देश अगर हमारी सेवा लेना चाहें अपनी सैटेलाइट भेजने में, तो जो भी खर्चा होगा, जो भी फीस होगी, वो ये एंट्रिक्स संभालता है। जी ठीक है। थैंक यू। चलिए, क्रिमिनल ट्राइब्स का नाम सुना है? जी मैम। क्या है क्रिमिनल ट्राइब्स? मैम कुछ जो ट्राइब्स हैं हमारे, उनको 1871 में उन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स का दर्जा ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था। जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं वो जो ट्राइब्स हमारे, तो उनको तब से 1877 से। क्या ये वाकई में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी? मैम ये मुझे लगता है कि जो ब्रिटिश थे सर, उनका परसेप्शन था जो, और अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने इस तरीके से एक मंतव्य गढ़ा था। तो क्रिमिनल इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, इसके लिए भारत सरकार वर्तमान समय में उससे छुटकारा, वो बाहर निकालने का वो कर रही है। क्या नया नाम दिया है भारत सरकार ने इन ट्राइब्स को? माफ़ी चाहूँगा मैम। इनके पास वो सारे जो बेनिफिट्स हैं बाकी शेड्यूल ट्राइब्स के पास हैं, वो उपलब्ध हैं? मुझे लगता है मैम कि होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए कि सार्क में, जो सार्क समूह है, जी मैम, उसमें कितने कंट्रीज़ हैं, कितने देश हैं? मैम 8 हैं। ठीक है। और BBIN में? BBIN में मैम 4 हैं। तो जो सार्क है वो अभी ठीक से सुचारू रूप से कार्य कर रहा है या कुछ दिक्कतें आई हैं पिछले कुछ सालों में? मैम सार्क में पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के चलते उसमें दिक्कत आई है, व्यवधान उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण सार्क वर्तमान समय में सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। और इनके बीच में कोविड के दौरान वार्ता हुई थी, लेकिन 2016 के पश्चात जब से भारत में आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, आतंकवादी अटैक हुआ है, एक तरीके से आतंकी घटना, तब से भारत ने इसे पीछे वो कर लिया है। और इसकी जगह पे हम बिम्स्टेक पर अधिक जोर दे रहे हैं वर्तमान समय में, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में। ठीक है। ऐसे कौन सी कंट्रीज़ हैं जो सार्क में हैं, बीम्स्टेक में नहीं है? मैम पाकिस्तान और शायद मालदीव। आप कंफर्म है, गेस कर रहे हैं? पाकिस्तान तो कंफर्म। पाकिस्तान तो कंफर्म है। मालदीव्स? मैम अफगानिस्तान किस में है, किस में नहीं है? मैम सार्क में है, बट बिम्स्टेक में उसको शामिल नहीं किया गया। ठीक है। मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट से क्या समझते हैं? मैम वन हेल्थ का मतलब कि सभी के लिए हेल्थ की बात है, जिसमें एनवायरनमेंट का भी प्रोटेक्शन हो, और हम
जो हमारे एनिमल्स हैं उनका भी हेल्थ सिक्योर हो, हमारा भी हेल्थ सिक्योर हो, सबको मतलब कॉमन हेल्थ की बात करते हैं। मतलब मनुष्य हो गए, जानवर हो गए और इन्वायरमेंट मैम, इन्वायरमेंट के जैसे वन क्षेत्र, इन सब का भी मतलब इस तरीके से किसने दिया ये कॉन्सेप्ट? माफी चाहूँगा मैम मुझे। चलिए कोई बात नहीं विपिन, धन्यवाद। विपिन, जी मैम, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कब किया गया था? एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, शायद 2 साल पूर्व, किस सन में? 2018 में मैम या 19? अच्छा अच्छा। भारद्वाज मुनि कौन थे? भारद्वाज मुनि मैम एक ऋषि थे, उन्होंने तपस्या की थी और प्रयागराज में उनका एक, उनके नाम से एक पार्क भी है, आनंद भवन के जस्ट पहले थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय ने मिर्जापुर को भारत के 250 सबसे पिछड़े जिलों में से एक माना है। जी आपको क्या लगता है, क्या कारण है? मैम, फर्स्ट जो मुझे इसमें कारण लगता है कि जो वीमेंस का पार्टिसिपेशन है या जो पिछड़े वर्गों का पार्टिसिपेशन है वो कागजी तौर पर होता है, जैसे जिसे रबर स्टाम्प भी कहते हैं, तो उनका पार्टिसिपेशन उतना नहीं हो पाया है। सेकंड मैम, चूँकि वहाँ पे जागरूकता कम है तो इस क्षेत्र में मैम करप्शन अधिक है। जैसे मनरेगा है मैम, उसमें चूँकि डीबीटी के थ्रू उन्हें हम पैसे प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी फिर भी मैम करप्शन हो रहा है। एंड थर्ड वन मैम, जो मुझे लगता है कि ऑनलाइन जो एक्टिविटीज़ हैं वो तुलनात्मक रूप से कम है वहाँ पे, क्योंकि मैम शिक्षा का स्तर जो है, तकनीकी शिक्षा का स्तर भी कम है, इसलिए मुझे लगता है कि मैम उसे पिछड़े जिलों में उसको शुमार किया जाएगा। महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो कम है, आप कह रहे हैं रबर स्टैंपिंग है, मतलब रबर स्टैंपिंग का मतलब? रबर स्टाम्प का मतलब मैम वो केवल एक मुखौटे के रूप में है कि उनका चुनाव तो किया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से पुरुष ही उसको क्या करते हैं, कार्यभार उनका संभालते हैं, वो कार्य नहीं करती। वो केवल चूँकि मैम सीटों का आरक्षण है इसलिए उनको उसमें चुनाव में खड़ा किया जाता है, लेकिन वो वास्तव में उस प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य नहीं करती हैं। ठीक, आप मिर्जापुर के कुछ प्रमुख डैम या वाटरफॉल बता सकते हैं? जी मैम, मिर्ज़ापुर में एक विल्डम फॉल है और एक टांडा फॉल है मैम, और डैम मैम अभी ब्रिज बना है एक, जो मिर्ज़ापुर से को बनारस से जोड़ता है मैम, भटौली का डैम है वो, जो पहले प्रॉब्लम्स हो रही थी मैम ट्रेवल करने में, तो ये बताइए, यहाँ पे आपने बताया विंध्यवासिनी माता का मंदिर है आपके ज़िले में, इतने सारे डैम हैं, तो फिर इसका जो टूरिज्म पोटेंशियल है उसको क्यों नहीं एक्सप्लॉइट किया जा सका अब तक? क्यों टूरिज्म में इतना तरक्की नहीं कर पाया है मिर्ज़ापुर, जबकि वहाँ पे इतने सारे स्पॉट्स हैं? जी मैम, अवश्य एक चिंता की ये बात है कि इतना समृद्ध होते हुए भी टूरिज़्म के क्षेत्र से अभी प्रगति नहीं कर पाया है, क्योंकि मैम एक मुझे कारण इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है कि वहाँ पे कनेक्टिविटी का जो इशू है कि सड़कें जो मैम गांव के क्षेत्र में या वहाँ पे, और सेकंड मैम लगता है कि एडवर्टीजमेंट हम उतना प्रभावी रूप से उसका नहीं कर पाए हैं। थर्ड वन मैम, मुझे लगता है कि चूँकि वो नेक्सलाइट एरिया में एक आता है, मिर्ज़ापुर, चंदौली और सोनभद्र, उसकी वजह से लोगों का एक परसेप्शन है, जो कि हालांकि अब पिछले 20 सालों से घटनाएं देखें तो लगभग शून्य घटनाएं हो गई हैं। तो इन 3 वजहों से मुझे लगता है कि मैम वो अभी डेवलप नहीं हो पाया। किस प्रकार से वहाँ पे नक्सलवाद को कम किया गया? मैम, नक्सलवाद को कम करने के लिए मैम, जैसे मैंने बताया कि अब कनेक्टिविटी वहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है और गवर्नमेंट की फोर्सेस भी वहाँ पे तैनात है। जैसे मैम चुनार का किला है, वहाँ पे भी सरकारी बल तैनात है, और हेल्थ के सेक्टर में और एजुकेशन के सेक्टर में भी मैम कार्य हो रहा है। जैसे राइट टू एजुकेशन के बाद वहाँ पर शिक्षा के स्तर में तेज़ी से वृद्धि हुई है, और मैम विकास कार्य भी तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं, जिसके कारण कि जो नक्सल गतिविधियाँ हैं वो मैम कम हो गई हैं। ठीक है विपिन, धन्यवाद। थैंक यू मैम। विपिन जी सर, एक इंजीनियर होते हुए भी आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? सर, इंजीनियरिंग का चुनाव मैंने 2013 में इस क्षेत्र में जाने का फैसला किया था। उस समय मेरी जो आर्थिक स्थिति थी सर, उसके अनुरूप मैंने सोचा था कि मैं यूपीएससी की तैयारी और नौकरी साथ साथ करूँगा। और चूँकि 2018 में जब मैंने घर वालों से चर्चा की इस विषय में, तो उन्होंने बोला, सब इस बात को लेकर एक मत थे कि अभी यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। आपको नहीं लगता है कि आपने इंजीनियरिंग की जो शिक्षा प्राप्त की है वह काफ़ी सब्सिडाइज्ड रेट पर आपने प्राप्त की है? जी सर। फिर भी आप उस क्षेत्र में अपना योगदान नहीं देकर दूसरे क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, जो एक राष्ट्रीय हानि भी है। सर, मुझे लगता है कि जो मैंने सिविल इंजीनियरिंग में जो स्टडी किया है वो सिविल सर्विसेज में मेरे लिए लाभकारी होगा। उदाहरण के साथ बतलाएंगे कि आप प्रशासन में सिविल इंजीनियरिंग के नॉलेज का उपयोग कैसे बेहतर रूप में अन्य
अभ्यर्थियों की तुलना में बेहतर रूप में कर पाएंगे? जी सर, एक प्रशासक के रूप में जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी होती हैं या जो हाइड्रोलिक एक्टिविटीज़ हैं और इन्वायरमेंटल जो एक्टिविटीज़ हैं सर, और जियो टेक्निकल जो वर्क्स होते हैं, उसमें चूँकि सर मैंने सिविल इंजीनियरिंग में अच्छे से स्टडी किया हुआ है, तो वैसे कार्य जब यहाँ पर आयोजित किए होंगे सर, जैसे सड़क के निर्माण में, डैम के निर्माण में, या इन्वायरमेंटल जो परसेप्शन है सर। आपको नहीं लगता कि प्रशासक का कार्य प्रबंधकीय प्रकृति का अधिक होता है? जी सर। ना कि तकनीकी प्रकृति का? जी सर, इसमें भी मुझे लगता है कि सर प्रबंधन की आवश्यकता होती है सड़कों के निर्माण में, या जो वाटर का ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसको देख करके थोड़ा सा बताने में, और सीवेज का ट्रीटमेंट और एयर क्वालिटी वगैरह मैनेज करने में। तो मुझे लगता है सर कि उसको, और साथ ही सर मुझे एक ये जो सिविल इंजीनियरिंग के दौरान जो मेरा साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हुआ है, और ये भी सर मैंने सीखा है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसको एस्टिमेट किया जाना चाहिए। उसके बाद जैसे सर एक सब्जेक्ट था एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का, तो उससे मुझे लगता है कि सर यहाँ पर मुझे बेनिफिट मिलेगा। आपको ये नहीं लगता कि कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट में बिल्कुल सिमिलर साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है? अगर लॉजिकली हम बात करें तो जी सर, कोई भी ग्रेजुएट है तो उसके पास एक सिमिलर साइंटिफिक टेम्परामेंट है। जी सर। ऐसा नहीं है कि अगर कोई साइंस ग्रेजुएट है या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा साइंटिफिक टेम्परामेंट है। जी सर, मतलब एक इंजीनियर हैं आप, मैं लॉजिकली जानना चाहता हूं इस बात को, क्या आप ऐसा नहीं सोचते? बिल्कुल सर, मैं ऐसा सोचता हूँ कि सभी जो क्षेत्र हैं उसमें एक समान तरीके की शिक्षा दी जाती है, टेम्परामेंट उनका डेवलप होता है। लेकिन सर जो वहाँ से सीखने का जो तरीका होता है, जो सिखाने का तरीका होता है, वो मुझे लगता है कि सर इंजीनियरिंग में थोड़ा इन क्षेत्रों से तुलनात्मक रूप से थोड़ा बेहतर होता है। तो सर चलिए, आपका इंजीनियर होते हुए भी आपने हिंदी साहित्य का चयन किया जी सर। एक विषय के रूप में। हिंदी साहित्य में वर्तमान में दलित विमर्श, स्त्री विमर्श जैसे कुछ मुद्दों पर काफ़ी बहस की जा रही है, बातें की जा रही हैं। जी सर। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में जो भी साहित्यकार हुए, उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की गई कि स्त्री है तो वह स्त्री की पीड़ा को ज़्यादा बेहतर तरीके से अभिव्यक्त कर सकती है। मुझे लगता है कि प्रेमचंद या अन्य साहित्यकारों ने भी स्त्री या दलितों की पीड़ा को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त किया है। जी सर। फिर अभी इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं? सर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहता है सर, विचार लोगों के बदलते रहते हैं, लोग सोचने का तरीका बदलता रहता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी जैसे सर प्रेमचंद या अदर जो लेखक थे, उन्होंने जो दलितों के बारे में जो चिंतन किया, महिलाओं के बारे में जो चिंतन किया, वह सही थे। और वर्तमान समय में उसे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है, और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उनके योगदान का भी आकलन किया जा रहा है कि क्या जो उन्होंने देखने का तरीका समझा था, जो दलितों की चिंताओं को समझने का उन्होंने कोशिश की थी, क्या उस तरीके से उन्होंने वो समझ पाए थे? तो वर्तमान समय में सर इस बात की ही कल्पना, इस बात का ही विचार किया जा रहा है कि वो जो उनके सोच थे, वो जो उनकी थिंकिंग प्रोसेस थी, या जो उनका ये था कि उनकी संवेदना को समझना, वो क्या उस तरीके से समझ पाए थे? और विचार सर, आपको नहीं लगता है कि ये साहित्य में संकीर्णता की शुरुआत है? सिर्फ आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है सर कि इससे विविधता और बढ़ेगी, क्योंकि लोग जितना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन होगा, लोग सोचने का तरीका, उतना ज़्यादा लोग अलग अलग डायमेंशंस में सोच पाएंगे और अलग अलग विचार अपना रख पाएंगे। तो मुझे लगता है सर संकीर्णता नहीं, हालांकि विविधता को इससे बढ़ावा मिलेगा सर। बहुत अच्छा। अंतिम प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि आप बोर्ड को ये बतलाइए कि विपिन का भारत कैसा होगा? सर विपिन का भारत सर एक समावेशी, आपकी क्या परिकल्पना है? सर विपिन का भारत सर समावेशी होगा, जिसमें सिर्फ 5 पॉइंट बतला दीजिए। जी सर, पहला सर समावेशिता, और सेकंड सर सहभागिता, एंड थर्ड वन सर तकनीकी रूप से उन्नत, और फोर्थ वन सर इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से सस्टेनेबल। और आपको नहीं लगता कि आप जो सारे पॉइंट्स दे रहे हैं वो एक दूसरे का ही एक अलग रूप है? जैसे सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में। जी सर। आप बेहतर तरीके से अपने पॉइंट्स को बतला सकते थे। जी सर। समावेशिता, सहभागिता, सततता,
ये सब तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है ना। जी सर। खैर कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। विपिन, आपने डायरी राइटिंग अपनी हॉबी बताई है और उस स्पेलिंग लिखी है DAIRY, इसे क्या वजह हो सकती है? सर मैं माफ़ी चाहूँगा सर, मैंने टाइपिंग करते समय मिस्टेक कर दी थी, उसके लिए मैं माफ़ी। नहीं, मुझे अनुमान है कि ये मिस्टेक टाइपिंग की नहीं है, मिस्टेक कंसेप्ट की है। क्या आप श्योर हैं कि उस समय आपको स्पेलिंग की मतलब कन्फ्यूज़न नहीं था आपको? नहीं सर, मैंने टाइपिंग का ही मिस्टेक हुआ सर, मैं श्योर, क्योंकि सर मैंने डायरी और डेयरी का अंतर मैं जानता था, बट सर मुझे लगता है टाइपिंग। क्या कारण है कि डेयरी उद्योग कोऑपरेटिव मामले में जैसे गुजरात में सफल हुआ अमूल के रूप में, वैसा बाकी राज्यों में नहीं हो पाया? क्या इसके पीछे वजह है? पटेल इसकी वजह थे क्योंकि वो इन्वॉल्व थे इस प्रोसेस में, और बाकी राज्यों में शायद कोई ऐसा महान नेता शामिल नहीं हुआ, या कुछ और वजह है? सर एक कारण सर पटेल जी को माना जा सकता है कि पटेल जी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो सहकारिता का जो भाव था वो लोगों तक पहुंचा। और सेकंड सर डॉक्टर वर्गीज कुरियन का महत्वपूर्ण योगदान था कि उन्होंने वहाँ पे अमूल की स्थापना की सर, और लोगों को समझाया इस बात के लिए कि सहकारिता के मॉडल पर चल करके हम अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं इस क्षेत्र में। डॉक्टर कुरियन का मानना था कि इस देश के विकास न कर पाने में एक बड़ी वजह है IAS की सेवा, क्योंकि इसमें कई अयोग्य लोगों को सबसे ऊंचे पदों पर बिठाने का सिस्टम काम करता है, और कोई योग्य व्यक्ति बाहर काम करना चाहे, जैसे वो खुद थे, तो भी उनको सिस्टम में उतना सम्मान नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है, जैसे कुछ और चिंतकों ने भी ये बात कही, कि IAS सर्विस को ही खत्म कर दिया जाना चाहिए ताकि हर क्षेत्र के विशेषज्ञ अपना अपना काम संभालें? क्या समय आ गया है कि अब जर्नलिस्ट सेवा के रूप में IAS को समाप्त कर दिया जाए और सभी क्षेत्रों की विशेषज्ञ सेवाएं ही काम करें? सर मैं इस बात से असहमति रखता हूँ, क्योंकि सर IAS का जो मूल जो पटेल जी ने जो उसके लिए स्वप्न देखा था कि ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए कार्य करेंगे, वो तो समस्या अब खत्म हो गई ना, वो तो उस समय की समस्या थी। अब तो 75 साल हो गए इस बात को। उस समय देश को एक रखना बड़ा मुश्किल काम था, अब तो वो समस्या नहीं है। जी सर, ये समस्या नहीं है, किंतु सर विशेषज्ञ की जो सेवाएं हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे सर अभी IRMS को शामिल किया गया UPSC में। IRMS से विशेषज्ञता बढ़ेगी या कम होगी? सर साधारणीकरण बढ़ेगा, विशेषज्ञता कम होगी। हाँ, वो तो कम होगी उससे तो। जी सर, प्रबंधन के क्षेत्र में सर अगर सामान्य लोग ही रहें तो उसके लिए सर मुझे नहीं लगता कि तकनीकी उसके लिए गुणवत्ता की आवश्यकता पड़ती है प्रबंधन के क्षेत्र में सर। ठीक है विपिन, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। टीम दृष्टि पेश करती है IAS की तैयारी का अनूठा और स्थायी ऑनलाइन विकल्प, क्योंकि अब दिल्ली का क्लासरूम आ गया है आपके मोबाइल में। कोर्स में एडमिशन और लाइव क्लासेस के लिए डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप या हमें फ़ोन करें दिए गए फ़ोन नंबर्स पर। आइए विपिन, आइए बैठिए। अब इंटरव्यू खत्म हो गया और फ्री होकर बैठिए आराम से, टेंशन मत लीजिए एकदम। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है सर। ये आपका इंटरव्यू UPSC में पहली बार होगा ना? जी सर। और मॉक इंटरव्यू तो आपने 5 दिए होंगे अब तक? जी सर, 5 दे दिए हैं। तो बिना किसी संस्था और टीचर का नाम बोले बताइए क्या फीडबैक मिला हर जगह से आपको जनरली? सर अलग अलग मिला सर फीडबैक। जैसे बैठने का तरीका बताया था कि सही नहीं है। ठीक तो बैठे हो? नहीं वो सर चेयर ऊंची दे देते हैं, हाँ। ऊंची चेयर होते तो पैर उठ जाता है मेरा तो। अच्छा वो तो फिर कुर्सी ठीक नहीं है ना इसका मतलब। ठीक है। और पॉइंट वाइज उत्तर मैं नहीं दे पा रहा हूँ। पॉइंट वाइज आपने याद उत्तर देने की कोशिश तो की, लेकिन आपने पता क्या किया? आपने कहा सर मैं पॉइंट वाइज उत्तर दूंगा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ऐसे नहीं बोलते हैं। अच्छा सर। कुछ नहीं बोलना है। पॉइंट वाइज दूंगा ये भी नहीं बोलना है, पॉइंट नंबर 1 ये भी नहीं बोलना है, सीधे बोलना सर इसमें 5 बातें हैं, 1 2 3 4 5, बस। पॉइंट शब्द नहीं बोलना है बीच में। जी सर। और ये घोषणा भी नहीं करनी है, मुनादी भी नहीं करनी है, पॉइंट वाइज उत्तर दूंगा आपको, है ना? सीधे पॉइंट्स पे उत्तर देना है और 1 2 3 करके देना है। ठीक है, आज तो ठीक था इस मामले में। और क्या कमी थी? और मैं सर बोला था कि तुम कहीं कहीं बहुत छोटे में उत्तर दे देते हो। नहीं, वो दिक्कत भी नहीं लगी हमें। और बताइए। और यही याद आ रहा है सर अभी तो। किसने ये नहीं कहा कि थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोला करो? ऊंची आवाज़ में तो सर नहीं बोला अभी तक। किसने नहीं बोला? उन सबके कान ठीक होंगे, हमारे लगता खराब है। फिर सर मैं कोशिश करूँगा। हम सबको तो लग रहा है कि आपको थोड़ा बोलना चाहिए। खैर, आपकी एंट्री ठीक है, ड्रेसिंग ठीक है, टाई की पोजीशन ठीक कर रहे हैं, टाई एकदम बीच में होनी चाहिए, यहाँ यहाँ यहाँ।
कॉलर के पास। अच्छा, ऊपर से वो थोड़ी सी खिसकी हुई, तो जाओगे इंटरव्यू में ना तो उससे पहले देख लेना एक बार। और बैठने का तरीका ठीक लगा हमें, तो ऐसी कोई दिक्कत लगी नहीं। देखो, बिना नए जूते खरीदे अगर जूते को दूसरे हों, क्योंकि थोड़ा सा ना गोलाई में मतलब उतना फॉर्मल टच नहीं है, खरीदना मत दूसरे, अगर हो दूसरे तो ट्राई कर सकते हो, इसके लिए इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। यही है सर। हाँ, तो फिर ये पहन के जाना। और यहाँ जितना गैप है ना, वहाँ उतना गैप नहीं होता है, तो वहाँ नज़र आता भी नहीं। और उनके पास वैसे ही बहुत सारे काम है जीवन में, मैं आपके जूते देखने के बजाय, और बहुत काम उनके पास है, तो टेंशन मत लेना उस चीज़ की। इंट्रोडक्शन आपने बढ़िया दिया, अपना शानदार दिया। सब्जेक्ट क्यों चेंज किया, थोड़ा आप दबाव में थे, लेकिन अब ठीक हैंडल कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब वो कहे ना कि भाई इंग्लिश में तो आप ले सकते थे, फिर सिविल इंजीनियरिंग हिंदी में जीएस लिख सकते थे, आपको ये सर ये सिस्टम जब मैंने तैयारी शुरू कर दी उसी समय आया था, लेकिन उससे पहले मैं तैयारी कर चुका था अपनी, क्योंकि ये वाली सुविधा 2018 के बाद आई है। ठीक है सर। तो आप कह सकते हैं कि सर मैंने अपना ग्रेजुएशन के लास्ट में डिसाइड करके तैयारी शुरू कर दी थी और हिंदी साहित्य पढ़ भी लिया था एक बार। तो जब ये सुविधा आई और जब मुझे पता लगा, तब तक मेरा विषय तैयार हो चुका था, तो फिर कोई दुविधा की बात ही नहीं है। वैसे भी तभी की बात है, सच है ये बात। विपिन शब्द को लेकर आपका ठीक था। जब मैंने कहा कि हिंदी साहित्य में कुछ कविताएं, उपन्यास बताइए, थोड़ा सा तैयार कर लीजिए इस चीज़। अरे सूरदास का मधुवन तुम कब रहत हरे, वो तो वन ही तो है। सर मैं जब बाहर निकला तब मुझे वो वाला याद आया, बिन गोपाल बैरन भय कुंजय। कितना बढ़िया है। अज्ञेय का जो असाध्य मीना में सारा तो वन का जिक्र है, इतने सारे वन के जो ध्वनियाँ हैं उन सबका जिक्र है। झारखंड शब्द आया हुआ उसमें, झारखंड झाड़ों के प्रदेश के रूप में, वन प्रदेश के रूप में आया हुआ है, तो वहाँ से कुछ बोल दीजिए। ऐसी गोदान में तो आपने बता दिया था, जो आदिवासी महिला वाला जिक्र है उसका। कई बार वो लिंक करेंगे ना, तो ऐसे लिंक होगा, और कैसे लिंक करेंगे। सर ने जो सवाल पूछे आपके जवाब ठीक थे। मिर्ज़ापुर भी ठीक था और स्पोर्ट्स इकोनॉमी भी ठीक था। CAPF में फंस गए थे, लेकिन आपने ठीक से हैंडल कर लिया। ठीक है, आपने मतलब चॉइस की है तो ठीक है। आप थोड़ा सा उसको और अगर टच देना हो तो कह सकते हैं कि उस समय हमारे आसपास 2-4 लोगों को कोविड हो भी गया था और मेरा मेंस था, तो ट्रेन से ट्रैवल करने में रिस्क ये था। एक तो चिंता थी कहीं मुझे पहले से कोविड हो ना और मैं कहीं को फैला दूंगा, दूसरा ये कि कहीं हो जाए और फिर मैं मेंस ना दे पाऊँ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब अच्छा स्टैंड है आपका। मैडम के सवालों में आप थोड़ा सा फैक्चुअली गड़बड़ कर रहे थे। तो फॉरेस्ट पे आपको पढ़ाई ठीक से करने की ज़रूरत है। ठीक है सर। ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट आपने देखी नहीं लेटेस्ट वाली। आपका नाम विपिन है, आपको अच्छे से पता है कि विपिन का अर्थ पूछते ही वन में पूछेंगे आपसे। जी सर। उसके बाद आप कह रहे हैं कि सर मैंने लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं देखी है, ठीक नहीं लगता ना। वन अधिकार अधिनियम है, जो फॉरेस्ट एक्ट्स हैं जितने भी हैं, ऐसी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ना, वो सब देख लीजिए। उन सब की बेसिक डिटेल्स होनी चाहिए आपके पास। एंट्रिक्स लिमिटेड तो उम्मीद थी कि बताना चाहिए था आपको, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता है, वो देख लीजिएगा। IR में भी आप थोड़ा फंस रहे थे, लेकिन वन हेल्थ वाला ठीक बताया। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि करीब 10 लोगों से पूछा गया, आपने पहली बार आप मेरे तो सही बता रहे थे, तो इससे आपके पहले के कुछ जो अपराध थे वो कम हो गए। जो सर ने सवाल पूछा जेंडर डिस्कोर्स वाला, दरी डिस्कोर्स वाला, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, शानदार जवाब दिया। फिर आपसे पूछा कि विपिन का भारत कैसा होगा, मतलब मुझे पर्सनली जवाब बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। और डायरी और डेयरी वाला वो आपने ठीक से तैयार किया हुआ था, अमूल वाला। देखो, अच्छी बात है कि आपके पास आंसर है, अच्छी बात है कि एनालिसिस बहुत अच्छा है, अच्छी बात है कि जब कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है आप बहुत अच्छी फ्रेमिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स ले रहे हैं, तो ये कुल मिला के अच्छा, मतलब चिंतन वाले मामले में आप शानदार हैं, नॉलेज वाले मामले में लगभग शानदार हैं। जी सर। कमी अगर हमें बतानी हो तो मेरे ख्याल से केवल एक कमी है, थोड़ा सा ना एनर्जी लेवल कम है। एनर्जी लेवल बढ़ाने के सबसे आसान तरीके 2-3 हैं। एक तो आवाज़ थोड़ी ऊंची कर लो, ठीक है सर। दूसरा हो सके तो बोलने की गति थोड़ी सी बढ़ा दो। ये 2 काम करते ही आपका एनर्जी लेवल ठीक दिखने लगेगा। और डेफ पे मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा एक बार आपको रिवाइज करना चाहिए। आज के इंटरव्यू में आपका लेवल 160-170 का है कम से कम। जी सर। लेकिन आपकी जैसी नॉलेज है, जैसा एनालिसिस है, उसमें आपका सही लेवल 190-200 के बीच का है। जी सर। अब 200 से जितने कम आएंगे नोट कर लेना कि आपने खुद अपने नंबर कटवाने हैं उतने। जी सर। और इसका तरीका क्या है, ऊंचा बोलो, थोड़ा तेज बोलो और एक बार रिवाइज कर लो एफ को। कब है इंटरव्यू आपका? सर 27 को। हाँ, तो भी आपके पास 5 दिन है। 5 दिन कम नहीं होते, बहुत होते हैं 5 दिन देते काम के लिए। ठीक है, शुभकामनाएं। जब हो जाए तो मिठाई खिला देना उसके बाद, है ना? ठीक है, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।